वेलकम इन भीम 99 स्टडी। विद्यार्थियों, आज हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसे संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अगर मान लीजिए कि ये वायु है और वायु से ये कांच में प्रवेश कर रही है, कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जाना चाहिए था ऐसे इसको सीधा, तो ये सीधा ना जा करके इधर मुड़ जाती है। तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। अर्थात जितनी स्विमिंग पूल की गहराई होती है उतनी गहराई न होकर के उसकी गहराई कुछ कम होती है। आपको लगेगा ऊपर से कि इसकी गहराई कुछ कम है, लेकिन वास्तविक गहराई उसकी ज़्यादा होती है। दूसरा, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर्पृष्ठीय पर टेढ़ी प्रतीत होती है। यदि हम किसी गिलास में पानी भर करके इसमें अगर पेंसिल रख दें तो पेंसिल जो होगा आपको टेढ़ा दिखाई देगा। आपको पेंसिल जो डूबी हुई होगी पानी में वो आपको टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसी प्रकार से कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। कांच में यदि किसी नींबू को रख दिया जाए, ये कांच के गिलास में यदि हम नींबू को रख दें तो ये नींबू आपको कुछ बड़ा प्रतीत होगा। कांच पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो ये सब अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन देखते हैं। बाहर वायु है और वायु से जब प्रकाश की किरणें चलती है, ये ई से जब प्रकाश की किरण ऐसे चलती है तो इसे सीधी रेखा में डॉट डॉट लाइन द्वारा दिखाया गया, सीधी रेखा में चलनी चाहिए। लेकिन जैसे ये प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम अर्थात कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में, तो अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये अभिलंब है और ये अभिलंब की तरफ ही झुक जाती है, और जैसे ही कांच से बाहर निकलती है तो फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश अपवर्तन के नियम। तब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अर्थात यदि नीचे अगर ये सघन माध्यम हो और ऊपर हो विरल माध्यम और ये है अभिलंब, तो प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने अभिलंब से या तो दूर हट जाती है या तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है।
तो ये यहाँ पे विरल से सघन में आ रही है, इसलिए अभिलंब की तरफ झुक गई ये किरण। तो नियम यह है कि आपतित किरण, ये किरण जो है आपतित किरण, ये आपतित किरण। अपवर्तित किरण, ये किरण अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर से देख लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये आपतित किरण होगी, ये अपवर्तित किरण होगी, और ये आपतन बिंदु हो गया, और ये अभिलंब हो गया। दूसरा नियम है, प्रकाश के निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं साइन आई बटा में साइन आर बराबर स्थिरांक, ये है स्नेल का नियम। यानी कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। ये आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। तो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं, या इसे स्थिरांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए माध्यम एक में प्रकाश की चाल, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। n/1 यानी कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा v1 बटा में v2, चाल 1 बटा चाल 2। और n12 का माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको n12 से प्रदर्शित करते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि माध्यम एक निर्वात हो अर्थात वायु है तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, तो यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर c बटा में v होगा, जहाँ c प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, हीरे का अपवर्तनांक 242 है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 1/242 गुणा कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। प्रकाश सघन माध्यम, तो दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है, और ये प्रकाशिक विरल। दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल होता है, विरल माध्यम होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये डॉट डॉट लाइन इधर आना चाहिए, लेकिन इधर ना आकर के यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और ये है अभिलंब। तो अभिलंब की तरफ झुक गई इधर। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब है, कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आ रही है और ये विरल माध्यम में जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित होकर के इधर चली जाती है, यानी कि अभिलंब ये है, अभिलंब से ये दूर हट रही है। आनी चाहिए थी ऐसी सीधी ये किरण, तो सीधी ना आकर के
अविलंब से दूर हट रही है, यानी कि ये इधर की तरफ हट रही है। तो ये था अपवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय लेंस। दो तले से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो तल गोली है लेंस कहलाता है। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, अर्थात ये अगर लेंस है तो इससे हम आगे भी वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी कि इससे हो के प्रकाश की किरणें चली जाती है इस लेंस से। तो ये पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। देखिए ये ऐसे एक पृष्ठ, इधर से भी दो पृष्ठ, या ऐसे होगा, ये दो पृष्ठ, एक पृष्ठ ये एक पृष्ठ ये, दो पारदर्शी माध्यमों से घिरा होता है। तो हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार के लेंस यहाँ पे पढ़ने हैं। तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए ये किनारे पर पतला होता है उत्तल लेंस और बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों पे मोटा और बीच में पतला होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अर्थात ये प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित कर देती है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अर्थात ये प्रकाश की किरणों को फैला देती है। तो इसलिए इसे अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के किरण आरेख बनने के नियम। तो इसमें पहला नियम पढ़ेंगे कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से परावर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये मुख्य अक्ष हो गया। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण लेंस में भेजें तो अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होती हुई जाती है द्वितीय मुख्य फोकस से, F1 से न बल्कि F2 से। तो लेंस के दूसरे फोकस से होती हुई जाती है अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे भेज दिया जाए तो। अगर इधर से भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर भेजें तो ये द्वितीय मुख्य फोकस से ही होकर के जाएगी। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। यानी कि इसी जो ऊपर वाला नियम पढ़े इसी का उल्टा पढ़ना है। यदि कोई प्रकाश की किरण को हम मुख्य फोकस से ही भेज दें तो जब मुख्य फोकस से ही प्रकाश की किरण को F1 से भेज दें तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण को हम मुख्य फोकस से भेजेंगे तो ये किरणें जब बाहर निकलेगी, ये किरण जब बाहर निकलेगी अपवर्तन के पश्चात तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये है मुख्य अक्ष, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई रेखा। तीसरा नियम, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। अर्थात ये लेंस हो गया और इस लेंस का ये हो गया प्रकाशिक लेंस का प्रकाशिक केंद्र, और इस प्रकाशिक केंद्र से यदि कोई प्रकाश की किरण भेजें तो ये बिना विचलन हुए सीधे निकल जाएगी, इसमें थोड़ा भी विचलन नहीं होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का अपेक्षिक आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। वस्तु को कहाँ रखेंगे, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसका सब पढ़ना है। यदि वस्तु को हम अनंत पर रखें तो इसका प्रतिबिंब जो होगा F2 पर बनेगी, यानी कि दर्पण के पीछे द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा। अत्यधिक छोटा, आभासी तथा उल्टा। यदि वस्तु को 2F1 से परे रखें, यानी कि F1 से दोगुनी दूरी पे रखें वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे, ये लेंस के पीछे। छोटा, वास्तविक तथा उल्टा।
इसके बाद 2F1 पर यदि वस्तु को रखें तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पर समान साइज का वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होगा। यदि वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब 2F2 से दूर यानी कि 2F2 से परे आवर्धित बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यदि फोकस पर वस्तु को रखें F1 पर तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर अत्यधिक बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यदि वस्तु को F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बड़ा आभासी तथा सीधा बनेगा। तो इन स्थितियों को हम लोग फिर से देख लेते हैं किरण आरेख द्वारा। यदि कोई वस्तु को हम अनंत पे रखें, इधर अनंत कोई होगा कहीं, तो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है। ये द्वितीय मुख्य फोकस यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, लगभग एकदम छोटा बिंदु साइज का। और यदि वस्तु को हम 2F1 से कुछ दूर रखें, 2F1 से भी दूर रखें, F1 है, F1 का डबल दूरी, इससे भी यदि वस्तु को दूर रखें तो इसका प्रतिबिंब 2F2 से तथा F2 के बीच बनेगा। 2F2 तथा F2 के बीच बनेगा, ये यहाँ पे। और यदि वस्तु को हम 2F1 पे रखें तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पर बनेगा। और यदि वस्तु को हम 2F1 तथा F1 के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब 2F2 तथा 2F2 से दूर बनेगा। 2F2 यानी और अनंत के बीच बनेगा। यदि वस्तु को हम 2F1 यदि वस्तु को हम F1 पे रखें तो F1 पे रखें तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, दर्पण के पीछे। वास्तविक वो उल्टा बनेगा। तो उत्तल लेंस फिर से समझते हैं। ये अगर उत्तल लेंस है, यहीं पे यदि वस्तु को अनंत पे रखें तो इसका प्रतिबिंब F2 पे बना। यदि वस्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच रखें कहीं इधर आगे तो इसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा। अगर वस्तु को वहाँ रखें तो एक है अनंत पे रखें तो यहाँ पे बना एक। यदि वस्तु को हम 2F1 पे रखें तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। यदि वस्तु को हम 2F1 और F1 के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब 2F2 से परे बनेगा। यदि वस्तु को हम F1 पे रखें तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और यदि वस्तु को हम O तथा F1 के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के इसी साइड बनेगा, यानी कि लेंस के इसी साइड बनेगा। लास्ट वाली स्थिति, यदि वस्तु को हम F तथा O के बीच रखें तो इसका भी प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। आगे पढ़ेंगे अवतल लेंस के किरण आरेख बनने के नियम। तो बिंब से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से
अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। यदि इधर प्रकाश की किरण कोई भेजें तो इस अवतल लेंस से अगर अपवर्तित होकर किरण जाएगी तो ये लेंस के मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी, यानी कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। यदि किसी प्रकाश की किरण को हम मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से गुजारें तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। अगर इधर हम प्रकाश की किरण भेजें मुख्य फोकस पे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो जाएगी। ये मुख्य फोकस की तरफ भेजेंगे तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरा नियम है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए निर्गत हो जाती है। यदि प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण भेजें तो ये प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। यदि वस्तु को हम अनंत पे रखें तो इसका प्रतिबिंब F1 पर अत्यधिक छोटा, आभासी तथा छोटा बनेगा। और यदि वस्तु को अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच कहीं भी रखें तो इसका प्रतिबिंब F1 तथा O के बीच छोटा, आभासी तथा सीधा बनेगा। यदि वस्तु को हम अनंत पे रखें तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे, देखिए अनंत पे रखे हैं प्रकाश की किरण तो ये इधर चली जाएगी और एक किरण इधर से भेजें तो ये भी इधर चली जाएगी। तो ये तो इधर कहीं मिलेगी नहीं पीछे, तो ये इसको इधर लेकर के आएंगे पीछे तो ये यहाँ पे मुख्य फोकस पे मिलेगी। तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बिंदु साइज का बनेगा। और यदि प्रकाश की किरण को हम उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस की तरफ भेजें या मुख्य अक्ष के समानांतर भेजें, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण भेज रहे हैं तो ये इधर निकल जाएगी। और ये किरण को प्रकाशिक केंद्र C से भेजें O से तो ये सीधे निकल जाएगी। तो दोनों यहाँ पे कटी तो इसका प्रतिबिंब A', B' बनेगा, अत्यधिक छोटा। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो लेंस के लिए हम गोली दर्पण जैसी चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंस के सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। अर्थात अगर ये लेंस है तो लेंस की सभी माप ये O से ली जाएगी। इधर की दूरी धनात्मक, इधर की ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। लेंस के लिए फार्मूला 1/1/में F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये लेंस का फार्मूला है। आवर्धन इसके लिए m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, यानी कि बीम की ऊंचाई। m बराबर V/U, तो m बराबर HI/HO बराबर V/U। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। अर्थात लेंस की क्षमता P बराबर 1/F, फोकस जहाँ की फोकस होता है F, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/F। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे D से प्रदर्शित करते हैं। और एक डायोप्टर बराबर 1/मीटर यानी कि प्रति मिनट होता है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है।
उस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। जो भी उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। विद्यार्थियों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शेयर कर दें। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे। धन्यवाद।